गुड इवनिंग। क्या हाल है आप लोगों के? पिछली वीडियो में हमने जाना था कि हमारे जो इतिहास पाठ्यक्रम है उस इतिहास शब्द का उल्लेख पहली बार कहां मिलता है। आपको ध्यान होगा, इतिहास शब्द का उल्लेख कहां मिलता है? अथर्व वेद में। ठीक है, इससे आगे की क्लास में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो देश है भारत, जिसका हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, उसके नामकरण की व्यवस्था क्या रही है। जैसे हम ही लोग अभी जानते हैं कि दो नाम जानते हैं, एक तो भारत है और दूसरा इंडिया है। इससे पहले हमने सुना है कि इसका नाम क्या होता था? आर्यवर्त के नाम से जानते थे। ठीक है, आज हम लोग भारत के नामकरण को जानेंगे, तो ध्यान रखना है, पूरे नामकरण को दिमाग में बिठा लेना है, लिखने की कोशिश नहीं करना है। देखो, रटना कतई नहीं। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि रटंत विद्या फलंत नाही, रटना बिल्कुल नहीं है, समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आज सबसे पहले ठीक है, क्या करेंगे? भारत का नामकरण। ठीक है, और भारत के नामकरण में हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला नाम है आर्यवर्त। ठीक है, आर्यवर्त। ध्यान रखना, आर्यवर्त का मतलब क्या है। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो पहला शब्द है ये है आर्य। क्या है? आर्य। आर्य जो है वो भारत में आए हैं 1500 बीसी में। कितने? 1500 बीसी में। ध्यान रखना है, इसके बारे में बहुत सी जानकारियां हैं कि आर्य कहां से आए हैं। ठीक है, सभी विद्वान अपने अलग अलग मत बताते हैं, परंतु सबसे अधिक, सबसे अगर प्रमाणिक अगर किसी का हम मत मानते हैं तो वो मत है मैक्स मूलर का। और उस मैक्स मूलर का मत कहता है, मैक्स मूलर कहते हैं ये जो आर्य थे, ये 1500 बीसी में जो भारत में आए थे, ये आए थे मध्य एशिया से। ध्यान रहेगा, कहां से आए थे? मध्य एशिया से। अब बात को समझो, मध्य एशिया से भारत में आए और भारत का एक नया नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? आर्यव्रत। लेकिन जब ये लोग आए हैं, ठीक है, तो इनका ये लोग रहे कहां है? कश्मीर से लेकर पश्चिमी राजस्थान तक। ठीक है, और अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से लेकर पश्चिमी गंगा के तट तक, पश्चिमी गंगा तट। ठीक है, जब आर्य आए तो कश्मीर से पश्चिमी राजस्थान तक और अफगानिस्तान से पश्चिमी गंगा तट तक इन्होंने अपना विस्तार किया, और यही संपूर्ण क्षेत्र आर्यवर्त के नाम से जाना गया। ठीक है, ध्यान रहेगा, आर्यों के आने के बाद आर्य जिस स्थान पर रहे उस स्थान को आर्यवर्त के नाम से जाना गया। ठीक है, अब हम दूसरा नाम देखते हैं। ये तो हो गया आर्यवर्त। ठीक है, अब दूसरे नाम के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा नाम है भारत। दूसरा नाम क्या है? भारत। अब हम जानकारी लेंगे कि साहब ये जो भारत है ये कहां से आया। ठीक है, इसके बारे में मान्यता यह है कि साहब कौरव वंश का नाम सुना होगा। कौरव जो होते थे, ठीक है, वो किस वंश के? कुरु वंश, कुरु वंश के। ठीक है, और इसी वंश में एक राजा हुए थे जिसका नाम था दुष्यंत। दुष्यंत, और उनकी शादी शकुंतला से हुई थी। ठीक है, दुष्यंत और शकुंतला का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था भरत। क्या नाम था? भरत। और आपने बचपन में ये कहानी सुनी होगी कि भरत ऐसा राजा था कि वो किसके साथ खेलता था? शेरों के साथ खेलता था, और खेलते खेलते उसके जबड़े को खोलकर उनके दांत गिन लिया करता था। आज भी ब्रज शिक्षा समिति शायद है, उस शिशु मंदिर जो विद्या मंदिर चलते हैं, उनका जो लोगो है उसमें दिखाते हैं वो भरत को दांत गिनते हुए।
ठीक है, ध्यान रखना है दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम पर, पुत्र के नाम जो है वो भरत है, और इसी के नाम पर, इस चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष। ठीक है, क्या नाम पड़ा? भारत। एक तो ये हो गई हिंदू परंपरा के अनुसार, ठीक है। और दूसरा एक प्रमाण मिलता है, ये मिलता कहां है साहब? ये महाभारत की बात है, ध्यान रहेगा। और दूसरी बात होती है, तो दूसरे आता है जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म। और जैन धर्म के बारे में आपको पता होगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो इसके संस्थापक थे, उनका नाम था ऋषभ देव। ऋषभ देव, ठीक है। ऋषभ देव के दो पुत्र हुए थे। कितने पुत्र थे? दो। इनके पहले पुत्र का नाम था भरत, ठीक है, और दूसरे पुत्र का नाम था गोमटेश्वर। गोमटेश्वर, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक, इसमें जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? 24, 24 तीर्थंकर थे। पहले संस्थापक, पहले तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा है? भारत पड़ा है। और इसके बारे में एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो गोमटेश्वर है ना, ये भी बहुत फेमस व्यक्ति हैं। भारत की सबसे ऊंची अगर मूर्ति की बात करें तो इस समय क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। लेकिन उससे पहले अगर भारत में सबसे ज्यादा ऊंची मूर्ति थी तो किसकी थी? गोमटेश्वर की, ठीक है। और ये गोमटेश्वर की जो मूर्ति है वो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर थी, ठीक है, ध्यान रहेगा। ऋषभ देव कौन है? जैन धर्म के संस्थापक। उनके दो पुत्र हुए, एक का नाम भरत और दूसरे का गोमटेश्वर। इसी भरत के नाम पर देश का नाम क्या पड़ता है? भारत। और गोमटेश्वर कौन है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद, भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पहले भारत की सबसे बड़ी मूर्ति किसकी है? इन्हीं गोमटेश्वर की है। और वो कहां है? कर्नाटक और श्रवण बेलगोला में, ध्यान रहेगा। चलो अब इससे आगे समझते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि इसका उल्लेख हमें कहां मिलता है? महाभारत में। उल्लेख कहां मिलता है? महाभारत में। लेकिन साहब हमें ये शब्द दिखाई दे रहा है महाभारत, ऐसा क्या? क्योंकि दो महाकाव्य हैं, एक तो कौन सा है? महाभारत, और दूसरा कौन सा है? रामायण। भाई दो इपिक है हमारे यहाँ, रामायण और महाभारत। लेकिन ऐसी क्या कंडीशन पड़ गई कि इस महाभारत में, इस दूसरे महाकाव्य में हमें अपने देश का नाम जोड़ना पड़ा? ठीक है, ये बात समझेंगे। आगे उपसर्ग लगा हुआ है महा। भाई उपसर्ग तो पता होंगे, शब्द से पहले जो लगते हैं वो क्या होते हैं? उपसर्ग, और शब्द के बाद लगते हैं वो क्या होते हैं? प्रत्यय। ठीक है, इससे पहले क्या लगा हुआ है? महा। अब बात समझो, इसमें भारत कैसे आया? जैसे अगर आप लोगों ने भगवान शंकर की अगर आप पूजा करते होंगे तो उन्हें कहा जाता है देवों का देव, अर्थात महादेव। और कालों का काल, महाकाल। महा का मतलब होता है बड़ा। महा का मतलब क्या होता है? बड़ा। कि साहब देवों के देव महादेव, इनसे ऊपर फिर कोई है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार महा जो उपसर्ग लगा हुआ है उसका मतलब क्या है? बड़ा या विशाल। बड़ा या विशाल। बात समझो, महाभारत इसका नाम कैसे पड़ा? कि भारत का ऐसा युद्ध जो सबसे बड़ा और विशाल हो, और भारत के सभी राजाओं, भारत की सभी सीमाओं में भारत की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी राजाओं ने उसमें भाग लिया हो, वही युद्ध क्या कहलाया? महाभारत। ध्यान रहेगा। हाँ, ध्यान रखना है। महाभारत क्या है? महाभारत जब हुआ था तो ध्यान रखना, भारत के अंतर्गत आने वाली सीमाओं में सभी राजाओं ने भाग लिया था। ठीक है, सभी राज्यों ने भाग लिया। ठीक इसी कारणवश इसका नाम क्या पड़ा? महाभारत। ठीक है, चलिए अब आगे एक और नाम देखते हैं, तीसरा।
ठीक है, और तीसरा नाम सबसे ज्यादा फेमस है और उसका नाम क्या है? इंडिया। नाम क्या है? इंडिया। बात समझो, इंडिया नाम कैसे पड़ा? हमारे यहां इंडिया नाम जब यूनानी आए, कौन आए? यूनानी। ठीक है, इससे पहले हिंदुस्तान शब्द रह गया है। ध्यान रखना, भारत पर दूसरा आक्रमण कौन करेंगे? भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण, दूसरा विदेशी आक्रमण करेंगे वो होंगे यूनानी। यूनानी करेंगे, और यूनानी नदी जो हमारे यहां थी सिंधु, उसे किस नाम से पुकारते हैं? इंडस नाम से। किस नाम से पुकारते हैं? इंडस। और इसके पार रहने वाले, नदी के उस पार रहने वाले स्थान को क्या कहा गया? इंडिया। नदी के पार जो स्थान था उसे क्या कहा गया? इंडिया। ध्यान रहेगा, जो इंडिया शब्द है, ये जो इंडिया भारत का यह नया नाम है, ये किसने दिया है? यूनानियों ने। ठीक है, इससे पहले एक भारत का नाम छूट गया, उसे हम लोग कवर करते हैं, वो है हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान जो शब्द है वो ध्यान रखना, फारसी लोगों ने दिया है। किसने? पर्शियन ने दिया है। किसने? पर्शियन, जिसे हम लोग फारसी कहते हैं। ठीक है, किसने लोगों ने दिया है? फारस के लोगों ने दिया है, फारसी लोगों ने दिया है। अब कारण क्या था? फारस की जो भाषा है उसमें सा जो शब्द है उसका उच्चारण नहीं हो पाता है, और वो इस सा की जगह क्या कहते थे? हा। सा की जगह कहते थे हा। और कंडीशन क्या है? नदी कौन सी थी? सिंधु। नदी कौन सी थी? सिंधु। और साहब वो सा तो कह नहीं पाते थे, तो वो सिंधु को इंदु कहकर पुकारते थे, और वही इंदु बाद में क्या बना? हिंदू। वही इंदु बाद में क्या बना? हिंदू। ध्यान रखना है, फारसियों के द्वारा ही हमारे देश को क्या नाम दिया गया? हिंदुस्तान। और उन्होंने क्या कहा? सिंधु नदी के किनारे जो स्थान है जहां व्यक्ति रह रहे हैं वो क्या हुआ? सिंधुस्तान। और लेकिन सा होता नहीं था, सा बोल नहीं पाते थे, तो सा की जगह क्या बोलते थे? हा। और इसी कारणवश इसका नाम क्या पड़ गया भारत का? हिंदुस्तान। ठीक है, किसने दिया है? फारसियों ने। अब क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदुस्तान जो शब्द है वो पहली बार इसका उल्लेख मिलता कहां है और कब मिलता है? ठीक है, ये ध्यान रखना, नोट डाउन कर लेंगे आप लोग अपनी कॉपी में। हिंदुस्तान शब्द का पहली बार उल्लेख 3री शताब्दी में मिलता है। ठीक है, कब मिलता है? 3री शताब्दी में। ध्यान रहेगा, इंडिया शब्द किसने दिया है? यूनानियों ने। और हिंदुस्तान किसने दिया? पर्शियन या फारसियों ने। ठीक है, इसके बाद एक नाम और रह गया है। ठीक है, क्योंकि आज भारत के नामकरण की बात है ना, अगर जब हमारे यहाँ कोई संतान पैदा होती है तो उसका भी हम लोग क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार भारत का हम लोग नाम देखते हैं। एक आपने नाम सुना होगा, जम्बू द्वीप। ठीक है, कौन सा द्वीप? जम्बू द्वीप। और इसका उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है हमें? पुराणों में। जम्बू द्वीप का उल्लेख कहां मिलता है? पुराणों में। और अगर पुराणों के बाद की बात करें तो पुराणों के बाद इसका उल्लेख मिलता है अशोक के अभिलेख में। कहां मिल रहा है? अशोक के अभिलेख में। भाई ये तो पता ही होंगे कि सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? अशोक के। किसके? अशोक के। और अभिलेख का मतलब क्या होता है? कि पत्थर हो, लकड़ी हो, या किसी पर कुछ भी जो लिखा हुआ हो, वो सब क्या होते हैं? अभिलेख होते हैं। ठीक है, सब जम्बू द्वीप का पहले उल्लेख कहां मिलता है? पुराणों में। और दूसरा उल्लेख कहां मिल रहा है? अशोक के अभिलेख में। और इसी अशोक के अभिलेख को पहली बार किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने। ठीक है, किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। और कब? 1837 1837 में इसने पहली बार पढ़ा है। ध्यान रहेगा। अब बात समझो, जम्बू द्वीप इसका नाम आखिर पड़ा क्यों?
देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। जम्बू का अर्थ क्या होता है? जामुन। और कहने का मतलब है ऐसा स्थान जहां पर जामुन के वृक्षों की अधिकता पाई जाए, वो स्थान क्या कहलाता है? जम्बू द्वीप कहलाता है। ठीक है, और जामुन के पेड़ की तो बहुत ही महत्व होता है। आज भी हमारे यहाँ क्या होता है, घर पे जो दादी होती है ना, वो जामुन की गुठली को पीसकर चूरन बनाती हूँ, उससे क्या पेट में हाजमा के लिए बना के रखती हूँ उसे। ठीक है, ध्यान रहेगा, जामुन के पेड़ पेड़ सर्वाधिक थे और इसी कारणवश इसका नाम दिया गया जम्बू द्वीप। ठीक है, चलिए अब साहब आते हैं, बात ये तो हो गई भारत की, ये तो हमारे पुराणों की बात हो गई। क्या कोई ऐसा भी कुछ है कि किसी दूसरे ने कुछ कहा हो? भाई हमारे यहाँ विदेशी यात्री भी बहुत से आए थे और उन विदेशी यात्रियों ने भी क्या कुछ कहा है? ध्यान रखना है, हमारे यहाँ एक विदेशी यात्री आया था जिसका नाम था हुएन सांग। हुएन सांग, और हुएन सांग ने अपनी पुस्तक लिखी है उसका भारत का, जिसमें भारत यात्रा का जिसमें उसने वर्णन किया है, उस पुस्तक का नाम है सी यू की। पुस्तक का नाम है सी यू की। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हुएन सांग की पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। और इस सी यू की में हुएन सांग ने भारत का जो नाम दिया है, वो भारत का नाम दिया है यिनतू। क्या नाम दिया है? यिनतू। ध्यान रखना है, हुएन सांग की पुस्तक कौन सी है? सी यू की। और इसमें इसने पूरे भारत आने की यात्रा वृतांत को लिखा है, और इसी में भारत का नाम, एक नया नाम क्या दिया है? यिनतू। ठीक है, और एक आखिरी नाम है, आपने जो सुना होगा, जिसका हम कहते हैं ब्रह्मव्रत। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्रह्मव्रत। और इसका उल्लेख मिलता है हमें मनु स्मृति में। कहां मिलता है? मनु स्मृति में। ध्यान रहेगा। ठीक है, हुएन सांग ने भारत का क्या नाम दिया है? यिनतू। और मनु स्मृति के अनुसार भारत का नाम क्या है? ब्रह्मवर्त। जामुन के वृक्षों की अधिकता होने के कारण इसका नाम दिया गया जम्बू द्वीप। ठीक है, ध्यान रहेगी। चलिए ठीक है, ये आपकी क्लास समझ में आई होगी, भारत का नामकरण। ठीक है, चलिए, और अब आपकी क्लासेस रेगुलर होगी, किसी समस्याओं की वजह से नहीं हो पाई थी। प्रॉपर आपकी हिस्ट्री की क्लासेस चलेंगी और मैथ की भी क्लासेस रेगुलर चलेंगी। ठीक है, मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए।